हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी IPC की सीरीज चल रही है। 5 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आज हम छठा लेक्चर को देखेंगे। अभी तक हमने दुराश्य के 8 केस को हमने किया है, ठीक है। मेंसरिया के 8 केस कर लिया हमने, 9 केस। आज हम करेंगे कि निम्नलिखित मामलों में दुराश्य के मन न होते हुए भी अपराध माना जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें बिना आपके मन की स्थिति जाने हुए भी ये माना जाएगा क्या कि आपने अपराध किया है। जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जिसे हिंदी में कठोर दायित्व कहते हैं। दूसरा है अब्सोल्यूट लाइबिलिटी जिसे पूर्ण दायित्व कहते हैं। और तीसरा है पब्लिक न्यूसेंस, उत्पात, जैसे प्रदूषण वगैरह होता है ना ये। उसके बाद चौथा है ग्राहकों की क्या है, फॉल्टी, मतलब उनको खराब वस्तु आदि से संबंधित मामले जो होते हैं। उसके बाद जो डिफॉर्मेशन होता है, मानहानि, ये 5वां है। छठा है न्यायिक अवहेलना या अवमानना जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। ये भी अगर करते हैं तो इसमें भी दुराश्य की आवश्यकता नहीं है, अपराध माना जाएगा। 7वां है द्विविवाह, बाइगेमी। 8वां है व्यभिचारण, किडनैपिंग। और 9वां है राजद्रोह, ठीक है। और लास्ट जो है 10वां, राज्य के विरुद्ध युद्ध आदि। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, इस 10 पॉइंट में दुराश्य की जरूरत नहीं होती। अगर आपने ऐसा किया तो यही माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि आपने क्राइम किया है बिना दुराश्य के, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये भारतीय दंड संहिता जो IPC 1860 में जो दुराश्य है, तो दुराश्य संबंध में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये जो दुराश्य है ना, इसको IPC में परिभाषित नहीं किया गया है, मगर कुछ शब्द हैं जिससे कि हम पता चल जाता है हमें कि ये दुराश्य है। जैसे आंशित एक शब्द है, हिंदी में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशनल, ठीक है, इंटेंशनली, ठीक है, इंटेंशनली। दूसरा है कि जानबूझकर, ठीक है, जिसे कहते हैं नोइंग, है ना। तीसरा है स्वेच्छा से, जिसे वॉलेंटरी कहते हैं। चौथा है धोखे से, ये फ्रॉडुलेंटली, बेईमानी से, डिसऑनेस्टली, द्वेषपूर्वक, मॉलेशियसली, है ना, उपेक्षापूर्वक, नेग्लिजेंसली, ठीक है। 8वां है असावधानीपूर्वक, रेकलेसली, ठीक है। 9वां है भ्रष्ट तरीके से, जिसे कहते हैं कपटपूर्वक, है ना। तो ये क्या है, ये सब दुराश्य के तत्व से संबंधित है। ये क्या है, दुराश्य जो है ना, दुराश्य शब्द को अगर आपको पकड़ना है तो इन सब बातों से, जैसे जानबूझ के कोई काम किए हो तो ये क्या, दुराश्य हो गया। या स्वेच्छा से आपने कोई काम किया है, वो भी दुराश्य है। धोखे से आपने कोई काम किया, बेईमानी से, द्वेषपूर्वक, उपेक्षापूर्वक, असावधानीपूर्वक या भ्रष्ट तरीके से, तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, दुराश्य है। तो दुराश्य को समझने के लिए मैंने कुछ शब्द आपको बताए, ठीक है। जैसे कि क्या है दोस्तों, कि दुराश्य को दर्शाने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं सिर्फ IPC में, ठीक है। जैसे भारतीय दंड संहिता में दुराश्य को दर्शाने वाले बहुत से शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कि देखिए, स्वेच्छा से अगर आप कुछ काम करते हैं तो इसे भी दुराश्य कहेंगे। विश्वास करने का कारण है तो ये भी दुराश्य। बेईमानी से किया गया काम, धोखे से किया गया काम आदि को संहिता में परिभाषित किया गया है। अन्य शब्दों का अधिनियम में बहुयात प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या है कि इसमें जो ये सब शब्द है, कपटपूर्वक, है ना, विद्वेष पूर्वक, स्वैच्छिक से, असावधानी पूर्वक, है ना, यही सब है दुराश्य। अब जैसा कि मैंने बताया था कि किस किस में बिना दुराश्य के अपराध माना जाएगा, तो पहला मैंने बताया था आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में, जिसे कहते हैं कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व। अच्छा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मैंने जो आपको पढ़ाया था, इसमें मैंने आपको बताया था, देखिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है। यह प्रश्न अत्यंत विवादग्रस्त रहा है, ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, कि क्या कोई अपराध बिना आवश्यक अपराध मना स्थिति, मतलब बिना दुराश्य के भी कारित किया जा सकता है। ये जो है, क्योंकि बिना दुराश्य का कारित हो जाता है ये अपराध, तो इसलिए बहुत विवादग्रस्त रहा है। अथवा नहीं, इंग्लैंड एवं अपने देश के न्यायालयों द्वारा मान्य सामान्य सिद्धांत यह है, यदि किसी कानून द्वारा कोई अपराध सृजित किया जाता है तो उस कानून को परिभाषित करने वाली भाषा चाहे
कितने भी विस्तृत एवं संपूर्ण क्यों न हो, यह मान लिया जाता है कि अपराध स्थिति अपराध का एक आवश्यक तत्व है जब तक कि इससे विपरीत आशय स्पष्ट अथवा विवक्षित रूप में परिचित नहीं होता है। मगर यही आप कॉमन लॉ में देखेंगे तो जो दुराश्रय के सिद्धांत के 3 मान्यता प्राप्त अपराध हैं। यहाँ सार्वजनिक उत्पाद जिसे पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, आपराधिक उपलेख क्रिमिनल लाइवल या न्याय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये 3 को उसमें बताया गया है। ऐसे ही बात की गई है पब्लिक न्यूसेंस लोक उत्पाद क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या है, एक नियोजन अपने नियोजक व्यक्ति के कृत्य के लिए जो बिना उसकी आज्ञा के किया गया है, जो सिद्ध दोष होता है, ठीक है। जैसे स्टीफन के अनुसार लोक उत्पाद वैधिक दायित्व के निर्वाह से लोप या विधि द्वारा अनुप्रमाणित एक कार्य है जो कृत्य या लोप में बाधा उत्पन्न करता है या असुविधा उत्पन्न करता है या जनता को उसके अधिकार को, ठीक है, महारानी की सभी प्रजा के लिए सामान्य है, ये प्रयोग में क्षति पहुंचाता है। कहता है कि मैंने आपको बताया स्टीफन के बारे में, ये बताते हैं कि देखो जो जनता को बाधा उत्पन्न करते हैं वो क्या है, वो लोक न्यूसेंस, ठीक है। इसमें जो लोक न्यूसेंस है पब्लिक न्यूसेंस, इसमें एक केस आया था रंजीत डी उपदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी अपराध को पूर्ण होने के लिए साधारणतः दुराश्रय की आवश्यकता होती है, ठीक है, मगर मामले की परिस्थिति आपराधिक आश्रय का निर्धारण करती है। घनात्मक साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह निर्णय सीमागत मामलों में संदेह उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि धारा 292 में किया गया संशोधन हिकलिन के प्रभाव को कम करने में असफल रहा है। वास्तव में वैज्ञानिक राय तथा पत्रिका एवं सामान्य उपयोग के लिए साधारण पुस्तकों के बीच भेद स्पष्ट किया गया है, जो बहुत ही सूक्ष्म है, फिर भी प्रशंसनीय, परंतु वैधानिक छानबीन से कला के कार्यों वर्क ऑफ आर्ट का अपवर्जन एक विवादस्थ प्रश्न है, इसमें बताया गया। ऐसे ही दोस्तों अगला है प्राइवेट लेबल क्या होता है, व्यक्तिगत अभिलेख क्या है। इसको हिंदी में व्यक्तिगत अपलेख कहते हैं। जैसे कि भारत में समाचार पत्र का मालिक केवल तब दायित्वाधीन है जब यह सिद्ध हो जाता है कि अपमानजनक प्रकाशन आवश्यक आश्य से किया गया था। यद्यपि समाचार पत्र या पत्रिका उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संपादित हुई थी, जब यहाँ समाचार पत्र चलाने तथा प्रकाशन की नीति मालिक द्वारा ही तय की जाती है। केवल संपादन की गलती ही मालिक को दायित्व से बचा सकती है। मानहानि पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 तथा 500 में वर्णित है, परंतु भारतीय विधि के उपबंधों के अधीन लगाया गया आरोप पूर्ण दायित्व का मामला नहीं बनाता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया। अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, न्याय की मानहानि क्या होता है। ठीक है, ये केस आया था आर बनाम इवनिंग स्टैंडर्ड के बाद में प्रतिवादी समाचार पत्र ने एक आपराधिक विचारणन में साक्ष्य की एक गलत रिपोर्ट प्राप्त किया, ठीक है, तथा जूरी द्वारा उसके अध्ययन के पूर्व ही प्रकाशित कर दिया। संपादन को गलतियों का ज्ञान नहीं था, फिर भी समाचार पत्र को मानहानि के लिए सजा हो गई, क्योंकि जूरी प्रकाशित गलत तथ्यों से प्रभावित हो सकती थी तथा समाचार पत्र अधिकारियों को ज्ञात होना चाहिए था कि कार्रवाई चल रही थी। ठीक है, तो इस विषय पर भारतीय विधि न्यायालयों को मानहानि संबंधित अधिनियम 1952 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आया होगा एक केस के द्वारा। अगला है अपहरण अबडक्शन। अब दोस्तों ये अबडक्शन क्या होता है। अबडक्शन का मतलब होता है अपहरण। अबडक्शन किसकी होती है दोस्तों, बच्चों की होती है। ठीक है, तो ये जो अबडक्शन है, अब इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम अपहरण के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला केस है आर बनाम प्रिंस। ये हमने देखा है आर बनाम प्रिंस में कि कैसे लड़का एक 14 साल की लड़की को 18 साल लड़की समझकर और ले जाता है, भाग जाता है और बाद में उसको क्या होता है, दंड दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला है द्विविवाह, बाइगेमी। अगर आपने पहले का 5 लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, या हमारे आईपीसी के इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगला है बाइगेमी, द्विविवाह। अगर मानिए आपकी एक पहली बीवी है और आप दूसरी शादी कर लेते हो तो इसके बारे में ये द्विविवाह बताता है। जैसे आर बनाम टॉल्सन केस था, आर बनाम हीट केस था, है ना, आर बनाम डोलमैन केस था, मिस्टन डोलमेंट, है ना, ये सब केस था। तो इसमें मैंने आपको समझाया है आर बनाम टॉल्सन में कि उसका जो पति होता है वो क्या करता है, बाहर चला जाता है और पता चलता है कि वो मर चुका है तो वो दूसरी शादी कर लेती है, बाइगेमी का मुकदमा चलता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। दूसरा है कि सांविधिक अपराध, मतलब सांविधिक अपराध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखते हैं हम। इसमें एक केस आया था सरोज बनाम रुटजन। इस विषय में क्या हुआ कि पर दो परस्पर विरोधी निर्णय है। क्या है इसमें 2 निर्णय आए थे। लॉर्ड गोडांड द्वारा इंगित सामान्य नियम यह है कि कृत्य स्वयं में दोषी नहीं है, मानसिक अवस्था इस दोषी बनाती है। कहते ठीक है, कहता है कि ये स्वयं में मानसिक अवस्था इसे दोषी बनाती है, आदमी का काम दोषी नहीं होता। और जब तक अधिनियम या अस्पष्ट या विवक्षित अर्थ द्वारा दुराश्रय की उपयोगिता को समाप्त नहीं करता, न्यायालय को चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति को दोषी न करे जब तक उसका आपराधिक आशय न स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ये उच्च न्यायालय ने इस विचार को अपनी सहमति आर हरिप्रसाद राव बनाम राज्य के बाद में दिया। तो आपने इतना पूरा देख ही लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों और भी मैं आगे इसमें बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।